जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने गेट का एक अच्छा सा क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है और अक्सर ये देखने में अगर हम लोग गेट के क्वेश्चंस की एनालिसिस करें 2020 से जितने भी क्वेश्चंस हमारे रहे हैं तो एक बड़ा इसमें यूनिक ढंग का क्वेश्चंस जो है गेट वालों ने बनाया था। ये 2019 का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, अच्छा क्वेश्चन बना था ये। तो देखते हैं इस क्वेश्चंस के पीछे लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर। नाउ लेट अस स्टार्ट। कंसीडर द रीजन, ये रीजन की बात की गई है यहाँ, सिग्मा की बात है, ये स्मॉल सिग्मा ये रीजन है। कॉम्प्लेक्स पेन की बात की गई है और एक्स का जो वेरिएशन है -1 से 2 है और वाई का वेरिएशन यहाँ है दिस इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, मैप्स द रीजन, इस रीजन को अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑनटू द रीजन यस मैप होता है या मैप किया जाता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है, ट्रांसफॉर्मेशंस की मीनिंग है एफ ऑफ जेड। वो जो फंक्शन है इस रीजन को, नहीं सॉरी, इस रीजन को कह रहा है इस रीजन यस पर मैप करता है और यस क्या है, बी द सबसेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देन द एरिया ऑफ द रीजन यस, ये जो यस जो रीजन जो बनेगा उसकी एरिया पूछ रहा है किसके इक्वल होगा, ये बात पूछी गई है। मतलब ये हो गया कि जो एरिया जो हमारी एक्स वाई प्लेन में है, जब हम उसको यूवी प्लेन में लाएंगे, एफ जब मैप करेगा उस एरिया को यूवी प्लेन में लाएगा तो फिर उसकी एरिया की वैल्यू कितनी होगी, ये मुझसे पूछा गया है। जनरली हम जब एरिया के वैल्यू निकालते हैं तो जो फंक्शंस दिया रहता है किस एक्सिस से कहाँ बाउंड है कैसे नहीं है, जनरली जो कंसेप्ट है एरिया का, और कोई फंक्शंस किस लाइन से बाउंड है, किस एक्सिस से बाउंड है या किनके बीच में घिरा हुआ है, वो जनरली हम लोग जानते हैं वाई डी एफ। एक जनरल जो कॉमन सेंस है एरिया निकालने का, कर्व बाउंडेड बाय दैट गिवन रीजन हियर। लेकिन यहाँ थोड़ा उससे अलग बनाने का क्वेश्चन का प्रयास किया गया है। क्या है पहले क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। ये है हमारा दिस, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, राइट, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारा ये एफ ऑफ जेड का जो यू प्लस आई भी है, मतलब ये u है और ये भी है दिस। यहाँ रीजन क्या है, एक्स का वेरिएशन -1 से 2 है तो -1 ये और 2 का यहाँ दिस। उसके बाद क्या है, y की वैल्यू -3, मतलब यहाँ कहीं दिस -3 नहीं है, -π/3, सॉरी दिस इज द -π/3, 2 + π/3 ये कहीं ये है। तो ये रीजन है यहाँ, इनके बीच का मतलब ये दिस रीजन, दिस ये रीजन्स की बात कहा है, दिस इज द रीजन। अब ये रीजन अंडर एफ, जो एफ गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस आयोटा वाई एस, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन हियर। इसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर जेड, यानी दिस इज द एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर जेड, और एफ ऑफ जेड को ही हम ओमेगा लिखते हैं और ओमेगा को ही हम u प्लस आई भी कहते हैं, इसको हम ओमेगा प्लेन कहते हैं। दिस इज द जेड प्लेन या u प्लस आई भी, एंड दिस इज द एक्स वाई प्लेन और जेड प्लेन हियर। तो इस एरिया को अंडर दिस फंक्शन मैप किया जा रहा है, ये है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर जेड। तो अब एक एक पॉइंट पे एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकालना दिस इज नॉट सो इजी। हम इसको कैसे लगाते हैं, या जब भी इस टाइप का कहीं क्वेश्चंस क्रिएट हो तो आप कैसे लगाएं। जो हमारा एरिया जो निकालने का जो एक बेसिक फार्मूला है, हम वहां इस चीज का यूज करेंगे। जैसे अगर हम इस एरिया की बात करें तो अगर आपको ताबड़तोड़ फैसला करना है एरिया का, तो इस एरिया का मतलब क्या होगा। अगर हम ए ले लें, बी ले लें, सी ले लें, डी ले लें, तो यहां से यहां तक का जो लेंथ है दिस इज द रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल की एरिया कितनी होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एबीसीडी की जो मेरी एरिया होगी वो कितनी होगी, यहां से यहां तक की लेंथ मेरी कितनी होगी, यहां से यहां तक 1 है और ये 2 है, ये 3 हो गया, इंटू यहां से यहां तक कितना है, ये -π/3 है, ये π/3 है, तो टोटल यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई 2π/3, ये π/3 है और ये π/3, तो दिस इज द योर 2π/3
कैंसिल, यानी दिस एरिया इज द 2 पाई। एक्चुअल में ये जो एरिया होगी मेरी 2 पाई होगी। अब ये एरिया अंडर एफ ऑफ जेड यहाँ कितनी देगी, वो कह रहा है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन से ट्रू है, कैसे उसको लगाएंगे। तो देखा जाए तो एरिया का जो फार्मूला होता है ना, वो बेसिकली ये होता है वाई डी एक्स, जहाँ वाई मेरा सिंगल कर्व है। लेकिन जब एरिया इस तरीके से बाउंडेड हो तो एक और फार्मूला होता है दिस डबल इंटीग्रेशन, दिस इज द डी एक्स डी वाई। देख लीजिए एरिया आता है कि नहीं, दिस इज द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व। चलते हैं इस रीजन की बात देखते हैं, ये फार्मूला लगाते हैं। तो जनरल ऑर्डिनरी, दिस इज द कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स, स्कूल स्तर के बाद है और स्कूल स्तर से हम सीखते चले आए, ये एरिया है। बट थोड़ा अगर हम एडवांस में आते हैं तो ये किसी जो एरिया जो रीजन जो बाउंडेड है वो इस रीजन की एरिया हमारी होती है विद द हेल्प ऑफ द डबल इंटीग्रेशन। अच्छा वॉल्यूम निकाला जाता है तो पता है वो ट्रिपल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट हो जाता है। अच्छा एरिया ऐसे भी निकालते हैं, दिस इज आल्सो द कंसेप्ट हियर, ये कंसेप्ट वही है जो ये कंसेप्ट है। चलते हैं देखते हैं, डबल इंटीग्रेशन हो गया है और दिस इज द डी एक्स डी वाई एस। अच्छा रीजन यहाँ जो वेरिएशन है हमारा दिस, ये कहां से कहां तक वेरी करता है, जो यक्स का जो वेरिएशन है वो -1 से हमारा 2 दिस, और जो y का वेरिएशन है, व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ द y इन दैट रीजन, ये हमारा है -π/3 to π/3 इंटू dx dy दिस। तो ये हो गया हमारा -1 to 2। अच्छा ये dy y हो गया -π/3 इंटू π/3 इंटू dx। ऐसे इंटीग्रेशन निकालते हैं जनरली, जो डबल इंटीग्रेशन निकालने का हमारा प्रोसेस थोड़ा डीप प्रोसेस है, बट ये मुझे उम्मीद है कि पता होगा कैसे निकालते हैं। -1 हालांकि ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है ये, इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो दिस वैल्यू इज 2π/3 दिस इंटू dx, यानी 2π/3 इंटू, अब dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा -1 to 2, तो दिस इज द 2π/3, 2 -1, तो दिस इज द +1 एंड दिस कैंसिल अगेन, दिस इज द 2π। तो हमने बात प्रूव की। यहाँ हमारा सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस लगा देना ही उद्देश्य नहीं है, नो, तो ऑलरेडी सॉल्यूशंस हैं, नो, सॉल्यूशन देना हमारा उद्देश्य नहीं। हमारे इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक छुपी हुई है, जो कंसेप्ट छुपा हुआ है, उसके एक एक चीज को क्लियर करना हमारा उद्देश्य है कि जो आगामी माह में गेट का जो एग्जाम होने जा रहा है, जो बच्चे उसको सीरियस तैयारी कर रहे हैं, उनको ऐसे क्वेश्चंस को लगाने का एक अपना कंसेप्ट डेवलप हो। तो दिस इज द माय टारगेट है, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पिकअप करते हैं। तो यस दिस इज द 2π, ऐसे भी मेरा 2π है, दिस इज द 2π, ये तो बात हो गई। अब मुझे बात ये करनी है ना कि ये जो फंक्शन है राइट, इस एरिया को मैप करेगा डब्ल्यू प्लेन में। अब डब्ल्यू प्लेन में जो शेप बनेगा उसकी एरिया क्या होगी, वो यहां बात कही गई है। तो हम शेप के बारे में नहीं सोचते हैं। अब ये जो मेरा फार्मूला है उसको हम लोग ताबड़तोड़ कैसे लगाएंगे, या जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको कैसे लगाएंगे, तो देखें यहां दिस f ऑफ z मेरा ये है दिस e रेस टू द पावर z, और e रेस टू पावर z की मीनिंग वही है e रेस टू द पावर x अयोटा y, दिस इज द ये। अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, रो e रेस टू द पावर i थीटा, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू f ऑफ z, और जनरली कॉमन सेंस जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है, इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ रो इज टू पावर i फाई, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म हियर। तो मैं लिख सकता हूँ रो e रेस टू द पावर i फाई इज इक्वल टू e रेस टू द पावर x e रेस टू द पावर आयोटा y। अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं यहां तो फिर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाई रो इज इक्वल टू e रेस टू द पावर x, और इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं cos फाई प्लस आयोटा sin फाई cos y sin y में, तो फिर ये मेरा आ जाएगा y इज इक्वल टू फाई। ये बात मेरी हो जाएगी। दिस मीनिंग हमारी ये हो गई कि जो मेरा ओमेगा जो प्लेन है ना, वहां बिहेवियर कैसा होगा, रो की जो वैल्यू है वो e रेस टू द पावर x हो गई, जो डिस्टेंस है। अच्छा अब यहाँ जो फाई जो है, जो मतलब जो एंगल होती है, जो आर थीटा के फॉर्म में, पोलर फॉर्म में जब हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, जब मैं पोलर फॉर्म में लिखता हूँ तो आर थीटा, आर का मतलब दैट इज डिस्टेंस, और थीटा का मतलब जो हमारी एंगल है एक्स एक्सिस से, और यहाँ यू एक्सिस से जो एंगल बना है दैट इज द फाई है। तो वहाँ y इज इक्वल टू फाई हो गया,
और रो इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर एक्स हो गया। अब हमें वेरिएशंस देखना है, यानी ये तो ई रेस टू दी पावर एक्स है, अब ई रेस टू दी पावर एक्स का जैसा वेरिएशन होगा ना वो रो हमारा ओमेगा प्लेन में आ जाएगा। अच्छा वाई का वेरिएशन जैसा है वो तो बात यहाँ है, बट वाई इज इक्वल टू फाई है और फाई हमारा ओमेगा प्लेन से कंसेप्ट रखता है, ओमेगा प्लेन में है। तो फिर अगर फाई का वेरिएशन मुझे पता चल जाए तो मुझे पूरा पता चल जाएगा कि ये सिर्फ जो अंडर एफ ऑफ जेड यहाँ ओमेगा बदलेगा उसका सिर्फ का निर्धारण कैसा होगा, किस टाइप वो बनेगा। तो देखते हैं वहां थोड़ा, अगर यहाँ उस चीज को देखा जाए तो मैं इस सिर्फ को डिलीट कर दूं। कैसा बना भाई, देखिए ई रेस टू दी पावर एक्स की बात यहाँ आई है और सबको पता है जो ई रेस टू दी पावर जो एक्स होता है हमारा वो ई रेस टू दी पावर एक्स का ये ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ हियर ई रेस टू दी पावर एक्स। और यहाँ जो जेड प्लेन की जो बात है एक्स का वेरिएशन -1 से 2 है और ई है, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ द ई, यहाँ कहीं -1 है और ये 2 है, तो ये जो वैल्यू यहाँ आएगी दिस इज द ई रेस टू दी पावर -1 और ये जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी ई रेस टू दी पावर 2 आएगी। और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो मतलब ये हो गया कि -1 लेस देन एक्स लेस देन 2, तो दिस इंप्लाइज अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मैं बात लिख सकता हूँ दवाई के साथ ऐसे ई रेस टू दी पावर एक्स दिस, यानी एक्स जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उसकी वैल्यू जो होगी इनके बीच में लाई करेगी। तो मतलब ये हो गया कि ई रेस टू दी पावर -1 लेस देन ई रेस टू दी पावर एक्स, अगर इक्वल साइन वहां लिखी हुई है तो आप इक्वल लगा दीजिए दिस, मतलब जो रो का जो वेरिएशन है उसका वेरिएशन यहाँ होगा। जैसे एक्स मेरा वेरी किया -1 से 2 तक जो मैं लिमिट लिख रहा था dx dy में, तो जब यहाँ जो ओमेगा प्लेन में मैं कन्वर्ट करके लिखूंगा तो फिर उसकी लिमिट जो वेरिएशन होगी वो -1 से -2, क्योंकि दिस इज द रो हियर, यानी ई रेस टू दी पावर -1 लेस देन आर इज इक्वल टू रो लेस देन आर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। तो बात तो क्लियर हो गई होगी, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो कंफ्यूजन। अब यहाँ क्या है, y की वैल्यू मेरी फाई है और y का जो वेरिएशन है वो -π/3 से लेके π/3 तक वेरी करता है, तो y इज इक्वल टू फाई का मतलब क्या हो गया कि फाई का वेरिएशन यही होगा, राइट। तो ये मेरी एरिया है दिस dx dy। अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं r थीटा के फॉर्म में, तो मुझे पता है कि dx dy जो होता है r dr और d थीटा होता है, और हमने यहाँ r और थीटा को रो और फाई में लिखा है, तो रो डी रो एंड दिस इज रो डी फाई, सेम चीज हो गई है। मजा आ रहा होगा इस कंसेप्ट को देख करके, दिस इज कीप इन माइंड हियर, दिस इज द कंसेप्ट हियर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी बने तो फिर ऐसे आप लगाइए, और डेफिनेटली अब तो रो और फाई के मेरे वेरिएशन मिल गए, यू चुटकी बजाते ही प्रॉब्लम फिनिश। तो देख लीजिए रो का वेरिएशन कहां से कहां तक है, ई ए रो का वेरिएशन पहले है ई रेस टू दी पावर -1 तो ई स्क्वायर, और जो फाई का जो वेरिएशन चल रहा है -π/3 से π/3। अब इसका इंटीग्रेशन पहले हम रो के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो चलिए ये हो जाएगा फाई -π/3 टू π/3 रो स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा दिस, और ई रेस टू दी पावर -1 ई स्क्वायर इंटू डी फाई, ये हो गया हमारी बात। अब तो वैल्यू निकालने की बात रह गई है, तो फिर रो स्क्वायर बाई 2, तो ये मेरा हो गया 1/2 रो स्क्वायर, मतलब दिस इज द ई स्क्वायर, अगर ये वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो ई रेस टू दी पावर 4 माइनस ये जब लोअर लिमिट यहाँ लिखेंगे तो ई रेस टू दी पावर -2 इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया 5 और लिमिट आ गई -π/3 तो π/3। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, चलिए थोड़ा यहाँ लिख देते हैं दिस, ये जो एरिया dx dy ये कन्वर्ट एरिया हुई r d थीटा दिस, एंड दिस हमने रो यूज किया है तो रो डी फाई, और ये एरिया कन्वर्जन अंडर एफ ऑफ जेड जो डिफाइंड ट्रांसफॉर्मेशन है वो मेरा आया 1/2 ई रेस टू दी पावर 4 माइनस ई रेस टू दी पावर 2 इंटू, इसको करेंगे तो π/3 -2π/3 यस
2 कैंसिल हियर, तो π/3 e⁻⁴ तो ऑप्शन में कोई बड़ा टेक्निकलिटी यूज नहीं की गई थी इसमें। वैसे जनरली ऑप्शन में बड़ा टेक्निकल यूज नहीं देखा गया है, जनरली गेट में होता है। ऑप्शन के बाद जो ऑप्शन देते हैं उसमें खुद ऑलरेडी वो क्वेश्चंस को इंक्लूड कर देते हैं। गेट में तो सीधे सपाट जनरली रहता है, तो सीधा सपाट वहाँ आंसर है, तो वो दिस इज द ऑप्शन इज राइट हियर। तो बाकी ऑप्शन सिंपली कट हो जाएंगे एस। तो मुझे उम्मीद है कि इसके पीछे जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था वो गाइस को जो वीडियो लेक्चर का सीरियसली वॉच कर रहा है उसको क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चंस और हैं उसको थोड़ा मैं उठा रहा हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट जब तैयारी करने वाला क्वेश्चंस लगाया था तो कुछ यूं दूसरे तरह का सोल्यूशन दिया था, उसकी भी बात में दम था, तो थोड़ी मैं वो बात रखने के लिए क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पिकअप किया हुआ है और उसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। उसकी जो पीड़ा क्या थी उस स्टूडेंट की, थोड़ा आप भी समझिएगा कैसी उसकी पीड़ा थी। तो पहले तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, उसके बाद उसकी पीड़ा की थोड़ी मैं व्याख्या करूंगा कि क्वेश्चंस को लेके क्या थी, उसकी सोच क्या थी। तो पहले थोड़ा मैं क्वेश्चन लिखूं, और जनरली ये क्वेश्चन अगेन 2019 का था और वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे क्वेश्चंस पिकअप किया गया था, और रेजिड्यू पे जो पोल्स है ना उनकी बात पे वो क्वेश्चन था। और जनरली ऐसे क्वेश्चंस हमेशा कॉम्पिटिशन्स में, तो जो नेशनल लेवल्स मैथमेटिक्स के जो कॉम्पिटिशन्स हैं ऑलरेडी आते ही रहते हैं, तो क्वेश्चंस को थोड़ा मैं यहाँ पिकअप कर लूं, लिख लूं। क्वेश्चन ये रहा है, दिस इज द क्वेश्चन हियर, अल्फा इज इक्वल टू डिफाइंड था, व्हाट इज द अल्फा, ए सी e⁻πiz अपॉन 2z² minus 5z plus 2 and this is the dz such that जो c जो था यहाँ, c is not a complex set of complex number, not this is the curve here, और वो जो c था cos t plus iota sin t, t का जो वेरिएशन था वो 0 से लेकर 2π तक था। देन जो पूछा गया था मैं डायरेक्ट लिख दूं, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये लिखा गया था ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा इज, ये बात थी वो। ये क्वेश्चंस गेट वालों ने बनाया था, तो देखते हैं इस क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक रही है, क्या है। अल्लाह बड़ा वो क्वेश्चन तो सीधा सपाट है, इसमें कोई बात टेक्निकलिटी नहीं है, बट उसका दर्द क्या था क्वेश्चंस लगाने के बाद हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन में है कि हमें इस जो पहले मॉड ऑफ अल्फा निकालना है, मॉड ऑफ अल्फा जो वैल्यू देगा उसके बाद उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या है जनरली सस्ते पे तैयारी करने वाला स्टूडेंट समझ रहा है, बट जब हम आए उसकी भी हम एनालिसिस करेंगे। तो अच्छा, यहाँ जो रिजल्ट जो यूज हो रहा था उसका लिख दें। यहाँ तो जनरली कैसे इसकी इंटीग्रेशन निकालते हैं, दो मेथड्स हैं। एक मेथड ये है कि जो लीनियर डिफरेंशिएशन है कॉची थ्योरम पे जो बेस्ड है वो ये फैक्टोरियल n अपॉन 2π आयोटा, दिस इज द गामा f of z अपॉन z माइनस z नॉट रेज टू द पावर n प्लस 1 z है। और दूसरा अगर सिंपल पोल होता है तो सिंपल पोल निकालने का जो मेथड है वो ये कि इस टाइप का जो मेरा इंटीग्रेशन होता है, दिस गामा f ऑफ z dz इज इक्वल टू 2π आयोटा समेशन r, एंड समेशन r इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल रेजिड्यूज एट द पोल्स लाइज इन गामा। ये मेरा कंसेप्ट है, मतलब इस फार्मूले में जो यूज है समेशन r, वो पोल्स है सम ऑफ ऑल पोल्स लाइज इन दैट रीजन। चाहे अब ये यूज करें या यूज करें बात एक ही है। चलते हैं देख लेते हैं कैसे इसको लगाएंगे। अगर मैं इसको ब्रेक करूं दिस को तो 2z² माइनस 5z प्लस 2 पोल निकालना पड़ेगा। अच्छा, पोल निकालेंगे पोल कैसे होगा, ये तो कभी जीरो नहीं होगा, राइट। ये प्रॉब्लम नहीं है कभी, तो जब ये प्रॉब्लम नहीं है तो हट गया। अच्छा, ये प्रॉब्लम होगी तो ये प्रॉब्लम कहाँ देता है, जब ये जीरो हो जाता है। तो जब 1/0 का जब एक कांस्टेंट नंबर तो कभी जीरो नहीं होगा, नेवर, दिस इज नॉट ए जीरो हियर।
जो वैल्यू आप लिखेंगे। तो फिर ई रेस टू दी पावर पाई आई जेड की वैल्यू, जो ई रेस टू दी पावर जेड की वैल्यू जीरो नहीं होती है, नेवर, वो जीरो नहीं होता है। तो ये जीरो नहीं होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अच्छा, ये जीरो अगर होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो जहां जीरो होगा पोल्स खड़े हो जाएंगे। तो अगर इसका मैं फैक्टर करूं तो 2z स्क्वायर माइनस 4z माइनस z प्लस 2, तो यहां से 2z कॉमन कर लिया जाए तो z माइनस 2 माइनस 1 कॉमन कर लें z माइनस 2, तो फाइनली मेरा ये आ गया, दिस हो गया ये। अब इस अल्फा को मैं लिख सकता हूं ये c e रेस टू द पावर पाई आयोटा z अपॉन z माइनस 2 एंड 2z माइनस 1 एंड दिस इज द dz। अच्छा, ये जो कर्व गिवन है ना c सच दैट दिस इज, लिखा है दिस इज द x, मीनिंग x इज इक्वल टू cos t है और वहां y इज इक्वल टू sin t है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिस। तो जो और t का जो वेरिएशन है 0 से लेके 2 पाई तक है, तो इसकी मीनिंग ये होगी कि ये हमारी यूनिट जो डिस्क है t वेरी फ्रॉम 0 टू 2 पाई दिस, और इसके अंदर जो पोल्स आएगा वही मेरा काउंट होता है। इसके अंदर जो है यूनिट सर्किल के अंदर जो मेरा पोल आएगा ना वही आएगा। 2z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू हाफ, एक पोल ये है, और z माइनस 2 जीरो करेंगे तो ये 2, दीज आर द 2 पोल्स। अब ये जो 2 पोल्स है ना ये इस सर्किल के बाहर हो गया, तो फिर ये तो काउंट में नहीं होगा, फिर ये काउंट में है वहां, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ z नॉट पे है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे c e रेस टू दी पावर पाई आयोटा z माइनस 2 अपॉन दिस 2z माइनस 1 dz। अच्छा, कोई भी रिजल्ट यूज करने के लिए ना जैसा रिजल्ट होता है उसका चेहरा वैसे पहले बना दिया जाता है। अगर मैं इसको यहाँ यूज करूंगा तो देखिए ध्यान से, यहाँ z माइनस z नॉट है, यानी z का जो कोफिशिएंट है वो यूनिक होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ आपको 1 करना होगा, तो 1 कैसे होगा, 2 कॉमन कर लें, 2 बाहर खींच लेते हैं, 2 बाहर खींचेंगे तो ये 1/2 हो गया, दिस इज द c e रेस टू दी पावर पाई आयोटा z अपॉन z माइनस 2, 2 बाहर खींच लिए हैं तो z माइनस हाफ, दिस इज द dz। कंपेरिजन कर लिया जाएगा तो फिर क्या आएगा, 1/2, दिस इज द 2 पाई आयोटा n इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ 0 लिखूंगा तो दिस इज जस्ट लाइक एज ए फंक्शन हियर, और यहाँ फंक्शंस मेरा क्या है, ये होगा f ऑफ हाफ, और यहाँ f ऑफ z जो है व्हाट, e रेस टू दी पावर पाई आई जेड अपॉन z माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल हियर, पाई आयोटा इनटू f ऑफ हाफ यहाँ लिखेंगे, तो e रेस टू दी पावर पाई आई हाफ अपॉन 1/2 माइनस 2, दिस इज द माइनस, ये 3 पाई आयोटा e रेस टू दी पावर पाई आई बाई 2 अपॉन दिस इज द, सॉरी दिस इज द 2 ना, 2/3 दिस। अच्छा, ये वैल्यू मेरी अल्फा की निकल रही है। अब मुझे मॉड अल्फा की तलाश है, तो ये हो जाएगा मॉड 2/3 पाई आयोटा e रेस टू दी पावर पाई आयोटा बाई 2, और सबको पता है मॉड के अंदर जब ये आयोटा रहता है और e रेस टू दी पावर आई है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये हो गया 2π/3, तोड़ दीजिए, 2 इंटू पाई का मतलब होता है 22/7, तो 44/21, और इसकी वैल्यू कभी भी 3 नहीं होगी, जिसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा की बात कहा है, यानी मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर्स मुझे ये चाहिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 पॉइंट समथिंग का मतलब 2 होता है, तो मीनिंग इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो 2 आएगी। पीड़ा की बात अब कर दें थोड़ा, जिसको इंतजार होगा, क्या पीड़ा थी, पीड़ा ये थी, देखिए कैसा और लॉजिकल एक था वहां, लेकिन अगर उसको आप लिखेंगे तो डेफिनेटली आप गलत हो जाएंगे। गलत कहां से होंगे थोड़ी बात मैं कर दूंगा। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं जनरली, जो उसकी सोच थी, बहुत लोगों की ऐसी सोच होती है, पता नहीं है या नहीं, तो फिर क्वेश्चन जब लगेगा तभी दिखाई देगा ना कैसी पीड़ा रही है। पीड़ा ये थी कि वो ये पोल होना चाहिए, तो पोल होगा तो कॉमन सेंस ऑफ मैथमेटिक्स इस स्तर की बात हो जाएगी कि यहाँ 0 की बात है। तो अगर मैं सीधा चार्ज यहाँ लगा दूं और सीधा चार्ज से अगर मैं लगा दूं इन्हें, तो फिर क्या आएगा, z इज इक्वल टू व्हाट, -b, तो ये हो गया 5 प्लस माइनस b स्क्वायर 25 माइनस 4ac,
तो ये हो जाएगा -16/2a, 4 हो गया। तो ये हो गया 5 + -9, तो 9 का जब रूट निकालेंगे तो दिस इज द 3/4, दिस इज द z। अब 8/4 करेंगे तो 2 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। यस, z की वैल्यू ये आ गई। तो बहुत लोग करते क्या है, जो उसकी पीड़ा रही है, शायद बहुतों की होगी, ये z-2 हो गया, एक इसका फैक्टर और एक फैक्टर z-1 हो गया, दिस। और डेफिनेटली दिस इज द रूट हियर, ये रूट हो गया मेरा। अब वहां ये ऐसा न लिख करके अगर कोई स्टूडेंट जैसा वो लिख रहा था, उसकी जो प्रॉब्लम थी, अब वो कैसे कर रहा था देखिए यार, दिस, क्योंकि यहां तो मुझको रूट्स की ही बात होती है ना, कि z की जो वैल्यू होती है वो रिक्वायर्ड रीजन के अंदर है या नहीं। दिस इज द पोल हियर, तो पोल तो 2 है और हाफ है, वो 2z-1 का मतलब नहीं है, z = हाफ इज ए पोल हियर। तो लिखा कैसे था उसने, दिस इज द c e⁻πi z अपॉन इसका फैक्टर ये हो गया z-2 एंड z-1/2, दिस इज द dz हियर, दिस। ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गलती अगर आप करते हैं ऐसा, क्योंकि ये = 0 निकाल के मैं पोल निकालता हूं, बट इसका फैक्टर होना चाहिए, नॉट = 0। = 0 का मतलब ये है कि z की वो वैल्यू जिसपे फंक्शंस मेरा डिफाइंड नहीं होगा, मतलब फंक्शंस की एनालिसिस सीज कर जाएगी, दैट इज द पोल हियर। तो ये मेरा 0 होना चाहिए। अब ये 0 तब होगा जब z, मतलब जो रूट्स हैं, वो रूट्स z के जो होंगे वो मेरे इसको 0 कर देते हैं, यानी कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स है। तो 2 हुआ और हाफ हुआ, तो 2 और हाफ इसका रूट हुआ। लेकिन जनरली जो एक कॉमन सेंस मैथमेटिक्स की है, अगर x = अल्फा और x = बीटा रूट्स हो गए, तो जो इक्वेशंस का फॉर्मेशन होता है वो ये होता है। लेकिन लिसनर यहाँ ध्यान देना है एक चीज को, बहुत सीरियस, कि ठीक है रूट्स होता है, इक्वेशंस के रूट्स होते हैं, तो ये इक्वेशंस के फॉर्मेशन के फैक्टर हुए, दिस इज ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो आप इक्वेशंस के बना लिए ना, यहाँ पॉलिनोमियल है और ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये कंसेप्चुअल रॉन्ग है। तो जब भी आप फैक्टर करें ना, तो फैक्टर इसका फैक्टर करके करें, ना कि उसको इक्वेशन बना के करें। डेफिनेटली ये इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें तो उसके रूट अल्फा बीटा आएंगे, सीधा 4 से निकालेंगे तब भी यही आएंगे। बट प्रॉब्लम तब होती है ना जब इस टाइप का होता है। अगर ये यूनिट है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर यहाँ z² कोएफिशिएंट अगर यूनिट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस सब प्रॉब्लम से दूर होने के लिए अगर ऐसे आप लगाएंगे तो देखिए लगाने के बाद प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम ऐसी स्टैंड हो जाएगी ना, क्वेश्चन वो सही नहीं होगा। तो ठीक है रूट हुआ डेफिनेटली 100%, कोई गलती नहीं है। लेकिन गलती वही है कि यहाँ पॉलिनोमियल्स है और पॉलिनोमियल को वो फैक्टर्स के रूप में लिखना है, लेकिन यहाँ तो वो फैक्टर्स के रूप में नहीं लिखा गया ना, रूट्स के रूप में लिखा गया। दिस इज द रूट, z = हाफ इज ए रूट। अब यहाँ आप देखिए, तो ये हो गया मेरा c e⁻πi z अपॉन z-2 और ये z-1 हो गया। और इसकी वैल्यू मैं निकालू यहाँ, तो ये हो जाएगा 2πi, दिस f ऑफ दिस। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो फिर दिस इज द प्रॉब्लम हियर, और प्रॉब्लम कहाँ आ जाएगी देख लीजिए, दिस इज द 2πi इंटू e⁻πi/2 अपॉन 1/2 - 2। अब इसको जब मैं फाइनली सॉल्व करूंगा ना, तो यहाँ फिर 4 आ जाएगा और ये बाई 3 हो जाएगा। अच्छा निगेटिव भी आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, जब माड लिखेंगे तो दिस इज द माड पॉजिटिव आ जाएगा। तो 2π/3 जो हो रहा था ना वो 4π/3 हो जाएगा। और ये पीड़ा या ये गलती आपको एग्जाम से बाहर कर देगी। तो दिस कंसेप्ट ऑलवेज कीप इन माइंड, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जहां z² का कोएफिशिएंट 1 नहीं हो, तो प्लीज आप हमेशा उसको फैक्टर करके ही लिखेंगे, या एक ही साधे सब साधे सब साधे सब जाए। जब भी इस टाइप का कभी भी क्वेश्चंस क्रिएट हो तो फिर ये आप रूट्स निकाल के ऐसे फैक्टर करने की गलती मत करिए, हमेशा सीधे इनका फैक्टर करिए, उसके बाद जो आएगा सीधे रिजल्ट अप्लाई करिए, क्योंकि रिजल्ट ये पॉलिनोमियल है। सॉरी, दिस इज नॉट इक्वेशन, दिस इज नॉट इक्वेशन जहां आप रूट की बात कर रहे हैं, और रूट की बात जो होती है ना वो इक्वेशन में होती है। तो मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चनों के पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।